Hi friends, today I have prepared 50 most expected questions about William Shakespeare's life and works. I hope you have watched my first video of 1 to 50 questions, and now we are going to practice today from 51 to 100 MCQs on Shakespeare's. So friends, our first question is 51 शेक्सपियर लेफ्ट द फॉलोइंग प्ले अनफिनिश, यानी हमें बताना है कि शेक्सपियर ने ऐसा कौन सा प्ले था जो अनफिनिश्ड रहा, जो कंप्लीट नहीं हो सका, दैट वाज नॉट कंप्लीटेड बिफोर द डेथ ऑफ शेक्सपियर, यानी कि दैट वाज ए टिमोन ऑफ एथेंस, यानी टिमोन ऑफ एथेंस ऐसा प्ले था शेक्सपियर का जो अनफिनिश्ड रहा है, केवल वन, ओनली वन, टिमोन ऑफ एथेंस. So this is our correct answer. A is our correct answer. Timon of Athens. Who was the Hermia's father who brought a complaint against his daughter to Theseus in Midsummer Night Dream? So the answer is Aegeus. अर्थात ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि हर्मिया के जो फादर, वो हर्मिया के फादर कौन थे जो उसके डॉटर के प्रति थीसियस को कंप्लेंट की थी मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले में. तो आवर आंसर इज इजियस. सो फ्रेंड्स, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the childhood friend of Helena in A Midsummer Night Dream? The question is, who was the childhood friend of Helena in Midsummer Night's Dream? So we have four options: Theseus, Lysander, Hermia, Demetrius. So our answer is B, Hermia. अर्थात Hermia was the childhood friend of Helena इन मिडसमर नाइट ड्रीम. सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम इज ए यंग मैन ऑफ एथेंस इन लव विद हर्मिया. अर्थात मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले में जो यंग मैन है एथेंस का, वो किससे प्यार करता है? इन लव विद हर्मिया, इन विच. सो द आंसर इज लाइजेंडर. यानी लाइजेंडर इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम is a young man of Athens who loved with Hermia. So Lysander loves, यानी कि this is the pair of Midsummer Night Dream. Lysander loved to Hermia. तो दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक स्पेस ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स पेस्टोरल लव, यानी कि जो पेस्टोरल लव है वो किन का है, यानी कि कौन से जोड़ा है, कौन सा पेयर है जो शेक्सपियर में पेस्टोरल लव को शो करता है? तो आंसर इज सी, फेबे एंड सिल्वियस. यानी फेबे एंड सिल्वियस इज द पेयर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब पेस्टोरल लव, यानी कि शेक्सपियर ने पेस्टोरल लव जो दर्शाया है वो फेबे और सिल्वियस के बीच दर्शाया है. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. So friend, let's go to the next question. The question is the tragic comedy among these, यानी कि फोर ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि इसमें ट्रेजिक कॉमेडी कौन सी है. नंबर 1 द ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, सिम्बेलिन एंड लव नेवर स्लोस. सो ऑलरेडी वी हैव मार्क द सी इज द करेक्ट आंसर. सिम्बेलाइन, यानी सिम्बेलाइन इज द ट्रेजिक कॉमेडी. दिस इज नोन एज ट्रेजिक कॉमेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
57 विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स थॉटफुल लव। सो हमें बताना है कि शेक्सपियर के किस कैरेक्टर ने थॉटफुल लव को शो किया है या किसके बारे में थॉटफुल लव बताया जाता है। ओरलैंडो एंड रोजालिन, फेबे एंड सिल्वियस, सीलिया एंड ओलिवर, हेलेना एंड ओरलैंडो। So our correct answer is सीलिया एंड ओलिवर। यानी सीलिया एंड ओलिवर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शेक्सपियर जिनको बताता है कि उनका लव जो है थॉटफुल लव था। थॉटफुल मीन्स जो सोचा समझा, समझदारी से भरा हुआ, सेंसिबल कह सकते हैं आप। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स लव एट फर्स्ट साइट। सो वो कौन सा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर डिस्क्राइब करता है जिनका प्यार पहली नज़र का प्यार है। लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं जो पहली दृष्टि का, प्रथम दृष्टि का जो प्रेम होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए ओरलैंडो एंड रोजालिन। यानी ओरलैंडो एंड रोजालिन वो कैरेक्टर है जिनका प्यार फर्स्ट साइट का है, यानी कि प्रथम दृष्टि का प्यार है। जब प्रथम दृष्टि मीन जब दो व्यक्ति एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो उनका प्यार शुरू हो जाता है। सो ओरलैंडो एंड रोजालिन आर द कैरेक्टर whose love is at first sight. So friends, our next question is which of the following is in chronological order. So हमें ये शेक्सपियर के जो नाटक हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स होता है काल क्रमानुसार, यानी कि पहले कौन सा नाटक लिखा गया एज के अनुसार, ईयर के अनुसार। सो हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन जैसे ऑलरेडी आई हैव मार्क। सो हमें तो ये ध्यान रखना है कि हमें कौन आंसर क्या है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें वो आंसर, जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर रोमियो एंड जूलियट सबसे पहले लिखा गया। फिर इसके बाद आता है जूलियस सीजर, देन विंटर्स टेल and last tempest. So this is our correct chronological order of this question. Romeo and Juliet first written, then Julius Caesar, Winter's Tale, and last one the Tempest. Who was the golden age of sonnet? यानी कि which was the golden age of sonnet? यानी सोनेट जो लिखी गई है, सोनेट आप जानते हैं 14 लाइन स्टेंजा होता है सोनेट। सो शेक्सपियर एज, और डी इज आवर करेक्ट आंसर। यानी शेक्सपियर एज को गोल्डन एज माना जाता है, सोनेट की गोल्डन एज। यानी सोनेट जो लिखी गई है शेक्सपियर एज में लिखी गई है, इसका स्वर्ण युग माना जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। सो दोस्तों हमें बताना है कि नीचे दिए 4 ऑप्शन में से कौन सा सीक्वेंस, यानी कि वही पहले की तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सही सीक्वेंस क्या है। सो द बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। सबसे पहले आता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, नेक्स्ट एज यू लाइक इट, देन हैमलेट, लास्ट वन इज मैकबेथ। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सी बी इज आवर करेक्ट आंसर। यानी सबसे पहले लिखा गया कॉमेडी ऑफ एरर्स, नेक्स्ट एज यू लाइक इट, हैमलेट एंड मैकबेथ। So B is our correct answer. So the next question is the mature comedy by Shakespeare is, यानी कि हमारा प्रश्न ये है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो मैच्योर कॉमेडी है, मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व, यानी कि लिटरेरी एंगल से एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली राइट, यानी सब हर तरह से बिल्कुल ठीक है, जो इसमें कोई कमी नहीं हम कह सकते, कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते। सो वो कॉमेडी थी शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट। इसे हम कह सकते हैं कि ये मैच्योर कॉमेडी बाय शेक्सपियर। सो पी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है ज़रूर कि मैच्योर कॉमेडी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कौन सी है, वो है हमारी ट्वेल्थ नाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर सोनेट इज नोन एज ब्लैंक स्पेस इन शेक्सपियरन सोनेट। यानी हमें बताना है कि
सोनेट जो होता है ये 14 लाइन पोएम होती है और उसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है ओक्टेव, ओक्टेव 8 लाइन स्टेंजा, देन सेस्टेट 6 लाइन स्टेंजा, यानी 8 एंड 16 14 लाइन्स। सो इसमें हमारे पास हैं ऑप्शंस कपलेट, ओक्टेव, सेस्टेट एंड क्वार्ट्रेन्स। सो इसमें पहला जो पार्ट होता है वो ओक्टेव होता है, दूसरा सेस्टेट होता है और कपलेट। लेकिन चौथा कौन सा होता है ये भी हमें जानना है। तो कपलेट इज़ द करेक्ट आंसर, बट I want to clear explain that the octave is made up of 2 quatrains and the sestet of 2 tercets. सो ऑक्टेव जो बना होता है 8 लाइन का, ये 2 क्वार्ट्रेन्स का बना होता है, यानी कि क्वार्ट्रेन भी इसका चारों पार्ट में क्वार्ट्रेन भी एक थर्ड पार्ट है। पहला होता है हमारा ऑक्टेव, देन सेस्टेट, क्वार्ट्रेन एंड कपलेट। यानी कि ऑक्टेव जो होता है हमारा वो 2 क्वार्ट्रेन मिलकर के बनता है एंड द सेस्टेट ऑफ 2 टर्सेट। और सेस्टेट जो बना होता है 2 टर्सेट्स का होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज, यानी फोर्थ पार्ट इज आवर ए इज द करेक्ट आंसर। कपलेट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सोनेट्स। और सोनेट का ओरिजिन भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सोनेट का ओरिजिन है ये इटालियन ओरिजिन है, यानी सोनेट का जन्म हुआ इटली से। The next question is, what is common to the following works of Shakespeare? Identify the correct description below. So we have to find out what is the common in the 4 plays of Shakespeare, यानी कि टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, सिम्बलाइन, 12 लाइन। इनमें कॉमन क्या है, यानी कि चारों की में क्वालिटी क्या है, चारों की एक क्वालिटी है जो कॉमन है, वो हमें बताना है कि वो क्या है। सो इसमें ए इज अवर करेक्ट आंसर। द ऑल कैरेक्टर्स आर कॉमेडीज, क्योंकि ये चारों के चारों 4 को जो प्लेज हैं शेक्सपियर के, दीज आर कॉमेडीज। दिस इज देयर कॉमन क्वालिटी। द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, सिम्बेलिन, ट्वेल्थ नाइट, दीज आर 4 शेक्सपियर्स कॉमेडीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेट्रार्कन सोनेट सेस्टेट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें जो सेस्टेट है उसमें क्या कितनी लाइन होती है, यानी कि 5 लाइन्स, 6 लाइन्स, 7 लाइन्स, 8 लाइन्स। तो ये होती है इसमें, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट जो है 6 लाइन स्टेंजा होता है। और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पेट्रार्क हैज़ डिवाइडेड हिज सोनेट्स इनटू 2 पार्ट्स, द ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स and the sestet of 6 lines, using a pause or caesura after the 8 line. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, blank space took the characters and many of incidents for 3 great Roman plays from Plutarch Lives. सो हमें बताना है कि किस राइटर ने प्लूटार्क लाइव से रोमन प्लेज के जो इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स हैं वो लिए गए हैं, कहाँ से, प्लूटार्क लाइव से। तो वो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोमन प्ले, यानी कि रोमन प्ले लिखने वाले कौन है। तो करेक्ट आंसर इज बी, शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर टुक द कैरेक्टर एंड मैनी ऑफ इंसिडेंट फॉर 3 ग्रेट रोमन प्लेज फ्रॉम प्लूटार्क लाइव। तो वो 3 ग्रेट रोमन प्लेज कौन से हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए दोस्तों। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा नंबर 1, दूसरा जूलियस सीजर रोमन प्ले है, और तीसरा कोरियोलोनस। सो इन तीनों रोमन प्लेज का जो सोर्स है शेक्सपियर के द्वारा वो प्लूटार्क लाइव से लिया गया है। सो अवर आंसर इज शेक्सपियर। ये याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो रोमन प्लेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला मैंने बताया आपको जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एंड थर्ड वन इज कोरियोलोनस। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मैच द फॉलोइंग। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में रखे जाते हैं जो मैचिंग करने के लिए होते हैं। इनमें हमें ध्यान रखना ये होता है कि ईयर्स जो होते हैं, किस ईयर में ये रिटन हुआ या पब्लिश हुआ, उसको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये है मैच द फॉलोइंग। सो द करेक्ट आंसर तो हमारा है ए, बी, सी, डी, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसको मैच करते हैं
जैसे किंग लियर वाज रिटन इन, यानी कि ए में फोर्थ आ रहा है, यानी किंग लियर वाज रिटन इन 1608। एंड बी, सोनेट्स वर रिटन इन 1609, बी में 2 आ रहा है, 1609। द किंग जेम्स बाइबल, द किंग जेम्स बाइबल वाज रिटन इन 1611। एंड लास्ट वन, द इमेज ऑफ द ग्लोब थिएटर्स वाज इन 1616, यानी इमेज ऑफ द ग्लोब थिएटर इन 1616। सो देर आर 4 ऑप्शन, तो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो हमें जितने भी राइटर्स हैं या जो भी हमारे राइटर हैं, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, जिनका भी जो ये क्रोनोलॉजिकली जो होता है कि किस ईयर में क्या लिखा गया, ये हमें इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। हम अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसलिए हर रचना का, हर वर्क का ईयर क्या है, पब्लिकेशन ईयर क्या है, रिटन ईयर क्या है, वो लिखना चाहिए। The next question our is, we have to tell that what is common of the following वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, यानी करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है हमें बिलो कि जो किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने दिया है कि उनमें जो कॉमेडीज प्लेस थे। अब हमें बताना है कि इनमें किस प्रकार के जो इनमें कॉमन एक समानता है चारों ड्रामाज में, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट। सो ये ऑल आर वर्क्स ऑफ स्पेंसर, all are works of Christopher Marlowe, all are tragedy of Shakespeare. So this is the correct answer, and C is the correct answer. All are tragedies of Shakespeare. King Lear is a tragedy, Othello, Macbeth and Hamlet. अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हैमलेट सबसे पहले लिखा गया, और फिर इसके बाद ओथेलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर किंग लियर, देन मैकबेथ। इसे हम जो है ना एक हिंट के माध्यम से जानते हैं, होकम, यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, HOKM, होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, एंड दीज आर ऑल द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, फेमस ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, इम्पोर्टेंट्स, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज ट्रेजेडीज आल्सो। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आप देख रहे हैं लिस्ट 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि टाइप्स ऑफ प्ले, यानी कि टाइप्स ऑफ प्ले है एक साइड में, दूसरी साइड है वर्क्स, यानी कि वर्क्स से हमें टाइप ऑफ प्ले, यानी किस प्रकार का प्ले है, मैच करना है। सो कोड्स दिए गए हैं नीचे, कोड्स में जो हमारा है आंसर तो हमारा बी है, यानी कि पहले में, यानी कि हिस्टोरिकल प्ले जो है हमारा वो है, कौन सा है इसमें हिस्टोरिकल प्ले, हेनरी फिफ्थ, यानी हेनरी फिफ्थ इज हिस्टोरिकल प्ले। एंड बी, लीजेंडरी प्ले हमारा कौन सा है, तो लीजेंडरी प्ले है हमारा थर्ड, यानी कि मैकबेथ। मैकबेथ इज इन द कैटेगरी ऑफ लीजेंडरी प्ले। देन कम द फिक्शनल प्ले, तो फिक्शनल प्ले में आता है, सी में आएगा हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस इज फिक्शनल प्लेस। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, ए में 2, बी में 3, सी में 1। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ द मैचिंग। सो वी हैव in list 1 works and the list second year, in which year the works written. So we have to match them, the codes given below. So Merry Wives of Windsor, As You Like It, Twelfth Night, Measure for Measure। तो आगे नेक्स्ट अगेंस्ट में दिए गए हैं ईयर्स। तो हमारा जो इसमें आंसर है जो हमें टिक करना है वो हमारा बी है, यानी कि 3, 2, 4, 1। सो ए में, ए मीन्स होता है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आएगा थर्ड, यानी 1600। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर वर रिटर्न इन 1600, एज यू लाइक इट वर रिटर्न इन 1590, एंड ट्वेल्थ नाइट वर रिटर्न इन 1603।
3, and then last measure for measure is in D 115 and then 97. सो हमें इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से याद करना है, क्योंकि ईयर्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो इनको नोट डाउन कर लेना ही बेहतर होता है, इस ईयर में कौन सा प्ले लिखा गया है। क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है, लेकिन ये हमारे शेक्सपियर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये पीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ब्लू। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है, इनमें डिस्क्रिप्शन देना है। पोलियोल्बियन, हीरो एंड लिएंडर, फॉल ऑफ प्रिंसेस, एपिथेलमियन। सो इसमें हमारे जो कोड्स दिए हुए हैं, इनमें A B C D। सो D इज आवर करेक्ट आंसर। सो पहले में आता है हमारा पोलियोल्बियन, माइकल ड्रेटन। B, हीरो एंड लिएंडर was written by Marlowe. Fall of Princes, C, written by Lydgate. And D, Epithalamion, is written by Edmund Spenser. So D is our correct answer. So this is Marlowe, Edmund Spenser, etc. These are maybe asked in PGTs and etc. So friends, the next question is which of the following is in correct chronological order। यानी हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें A B C D, तो इसमें चारों में से ऐसा हमें सेलेक्ट करना है कि जो वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट जो काल क्रमानुसार इनका डेट्स जो है, ईयर जो है रिटन हुए हैं, तो पहले कौन सा लिखा गया और उसके बाद कौन सा। यानी कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। सिंबल पहला C, सिंबल आई इन द टेम्पर ट्वेंटी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। B, बेन जॉनसन, फ्लेचर, व्यूमेंट, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। एंड C इज अवर करेक्ट आंसर, पेरिकल्स, मैकबेथ, टिमोन ऑफ एथेंस, दीज आर नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनके ऑर्डर गड़बड़ है। सो डी भी हमारा करेक्ट है। एवरी वैन इन इज ह्यूमर, कैटलाइन, द वाइट डेवल, ये हमारे जो है अलग। Our next question is which of the following in the chronological order। So फ्रेंड्स, हमें बताना है कि ये जो वर्क्स है शेक्सपियर के द्वारा, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। पहला है ट्वेल्थ नाइट, दूसरा है हमारा एज यू लाइक इट, और थर्ड है मेजर फॉर मेजर। तो हमें लगाना है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार होगा हमारा। सबसे पहले एज यू लाइक इट आएगा, देन ट्वेल्थ नाइट, और थर्ड नंबर पे आता है मेजर फॉर मेजर। तो हमारा कोड्स में ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 1 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सो हमारा कोड्स में ऑप्शन है डी। पहले आता है हमारा टेम्बुलेन द ग्रेट, फिर नंबर 1 लव लेवर लोस्ट, एंड देन मैरी वाइफ्स ऑफ। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नो 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एज यू लाइक इट इज़ करेक्ट। तो दोस्तों हमें बताना है कि नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एज यू लाइक इट के बारे में। इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इट इज़ ए ट्रेजेडी, इट इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन, इट कैरीज पेस्टल एंड अदर पम्स। हमने पहले ही मार्क किया हुआ वैसे तो, लेकिन ऑप्शनल है, तो ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें
जवाब देना है। सो पहला जो ऑप्शन है ए, इट इज़ बेस्ड ऑन इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। सो इसमें एज यू लाइक इट में ये जो सेट है जहाँ पर ये फिल्माया गया है, एज यू लाइक इट सेट स्टेज बनाया हुआ है, दैट इज़ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। दिस इज टू रिमेंबर थिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर consider the following to the statement according to Peter J. Lyhart Shakespeare's Roman plays have certain common feature। तो हम इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि लाइहार्ट के द्वारा शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं उनमें कुछ समानताएं हैं, कॉमन फीचर्स हैं, तो वो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। सो पहला है इसमें दे आर नॉट सेट इन द एंशिएंट रोम, रॉन्ग। ब्लड mayhem and violence are not important features of this play. Third, suicide is depicted as an important Roman custom. Fourth, Romans are depicted as self-conscious, theatrical and historically। यानी कि हमारे पास ये जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। सो रोमन प्लेज में जे लाइहार्ट के अनुसार सुसाइड और रोमांस आर द कॉमन फीचर इन रोमन प्लेज, स्पेशली इन रोमन प्लेज। सुसाइड है, दूसरा रोमांस है। इसमें यह है सेल्फ कॉन्शियसनेस, थिएट्रिकल, हिस्टोरिकल, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, थिएट्रिकल एंड हिस्टोरिकली। और थर्ड सुसाइड एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, थिएट्रिकल एंड हिस्टोरिकल features are mentioned. So our correct answer is D. Third and fourth statements are correct about the Roman plays of Shakespeare according to Peter J. Lyhart. Next question is consider the following statement according to John M. Mercer significant features of Shakespeare's play। इसमें भी सिग्निफिकेंट शेक्सपियर के जो प्ले उनके सिग्निफिकेंट फीचर पूछे गए हैं। नंबर 1, दे यूजुअली हैव एपिसोडिक प्लॉट्स। दूसरा, दे रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द क्रॉनिकल हिस्ट्री बुक्स। सो 1 and 2 are our correct answer statement। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 and 2। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट the features of Shakespeare plays according to M. Mercer are they usually have episodic plots, and the second reflect the political ideology of chronicle history books। So friends, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। our next question is 78। the question is consider the following statement according to Allardyce Nicole Shakespearean comedy is। यानी कि एलार्डाइस निकोल के अनुसार शेक्सपियर की जो कॉमेडी हैं वो क्या है। नंबर 1, इट इज़ द यूनियन ऑफ रियलिज्म एंड फैंटासी, एडिशन ऑफ ए फिलोसफिकल इंसाइट, इट इज़ नॉट सेट इन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, इट इज डज नॉट फ्रिक्वेंटली एंड विद ए मैरिज और सेलिब्रेशन। सो आवर ऑप्शन इज ए, बी, सी, डी। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिसमें 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नंबर 1, इट इज़ द यूनियन ऑफ रियलिज्म एंड फैंटासी, यानी इसमें रियलिज्म और फैंटासी का सामंजस्य दिखाया गया है। और दूसरा है पॉइंट हमारा जिसमें फिलोसफिकल इंसाइट को ऐड किया गया, यानी कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में रियलिज्म है, फैंटासी है, फिलोसफिकल इंसाइट है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The shall I compare to the summer's day, thou art more lovely and more temporal, rough winds do shake the darling buds, and summer's liege has of May all too short a date। सो above statements, above जो lines हैं वो कहाँ से ली गई हैं। So these lines are taken from the सोनेट ऑफ शेक्सपियर। सो दिस सोनेट 18, यानी दिस इज शेक्सपियर्स इन सोनेट 18, यानी कि शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट्स लिखी गई हैं उसका नाम है, उन सोनेट में से है सोनेट 18 है, और उसमें से ये लाइन ली गई है, उसकी बिगिनिंग लाइन। और आई वांट टू टेल यू दैट दिस आर द बिगिनिंग लाइन ऑफ शेक्सपियर सोनेट 18। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये किसके द्वारा बोला गया है।
ये हमें बताना है। द वर्ड्स इफ इट वर डन, व्हेन इज डन, देन इट वर वेल, इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय हेमलेट, ए बी लियर, सी ओथेलो एंड डी मैकबेथ। सो दिस सेंटेंस इज अटर्ड बाय, अटर्ड मीन्स होता है स्पीक, ये बोला गया है मैकबेथ के द्वारा, मैकबेथ नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अवर्स इज विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा, कोरोनस आर बेस्ड ऑन, यानी इसमें पूछना चाहता है कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा एंड कोरोनस, इनका बेस क्या है, इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से लिए गए हैं सोर्सेज। सो अवर आंसर इज डी, प्लूटार्क लाइव्स। विलियम शेक्सपियर प्ले जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा एंड कोरोनस आर based on Plutarch Lives, and Plutarch Lives is the source of these three plays, and these are called Roman plays also. This is a thing to remember, ये तीनों नाटक, तीनों प्लेज रोमन प्लेज भी कहलाते। सो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, द बैंक्वेट सीन इन मैकबेथ रिवेल्स। नंबर 1, A. The ambition of Macbeth to become a king. B. The guilty conscience of Macbeth. The cunning of Lady Macbeth. D. Mental derailment of Lady Macbeth. So we have to find out the correct answer. So the correct answer is B. The guilty conscience of Macbeth. यानी कि बैंक्वेट सीन में मैकबेथ जो रिवील करता है वो दिखाता है कि उसकी जो गिल्टी कॉन्शियंस है, मैकबेथ की जो अपराध बोध है, गिल्टी कॉन्शियंस में अपराध बोध को शो करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 82, रोजालिंड एंड सीलिया डिसअपीयर्ड फ्रॉम द पैलेस विद, यानी कि रोजालिंड और सीलिया गायब हो जाते हैं महल से, किसके साथ, ये बताना है हमें। तो ओर्लैंडो, ओलिवर, टचस्टोन एंड सिल्वियस। सो टचस्टोन इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइम स्कीम ऑफ द स्पेंसरियन सोनेट, यानी स्पेंसर के द्वारा जो सोनेट फॉर्म की गई है उसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी, बी सी, सी डी, ई। तो ए बी, सी डी, ई एफ, जी। तो जी जिसमें आता है वो शेक्सपियरन सोनेट है, एंड ए बी ए, सी डी, ई एफ, जी, then A B B A C D. So our correct answer is A B B C C D E, यानी हमारा A is the correct answer, यानी राइम स्कीम ऑफ स्पेंसर सोनेट इज A, the correct answer is A। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ये प्रश्न है हमारा कि शेक्सपियरन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम, यानी शेक्सपियरन जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या है। सो पहला है हमारा ए बी बी ए, सी डी। नेक्स्ट ए बी सी डी, ई। नेक्स्ट है सी, ए बी सी डी, ई एफ, जी। ये ध्यान रखना है आपको, जो जी है, जो शेक्सपियरन सोनेट है, ये हमारी खास पहचान है कि जब जी आएगा लास्ट में, समझ लीजिए आप ये हमारा शेक्सपियरन सोनेट है, और जी जो कपलेट है 2 लाइनों का होता है, ये वही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन ए सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड, अर्थात इसमें हम पूछा गया है कि शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज हैं उनमें ड्रामा में उन्हें 4 स्टेज में स्ट्रक्चर किया गया है। पहला है इसमें डिनोमेंट, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड एक्सपोजिशन और फोर्थ क्लाइमेक्स, यानी कि हमें इन्हें क्रम से लगाना, यानी पहले क्या ड्रामा को की जो स्टेज बताई गई है उसमें पहले कौन सी पोजीशन इसमें आती है। सबसे पहले आता है हमारा एक्सपोजिशन, देन कॉन्फ्लिक्ट एंड देन डिनोमेंट एंड लास्ट वन इज क्लाइमेक्स, यानी कि हमारा फिर करेक्ट आंसर है ए 3 2 4 1। यानी सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है ड्रामा में, ट्रेजेडीज में, फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, देन डिनोमेंट आता है,
उतार चढ़ाव बोलते हैं जिसको, कैरेक्टर में, हीरो के कैरेक्टर में उतार चढ़ाव आता है तो वो डिनोमेंट है। और नेक्स्ट होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आप सभी जानते हैं, जो कंक्लूजन होता है, लास्ट स्टेज ऑफ द ड्रामा और प्ले। सो वी हैव आवर करेक्ट आंसर ए 3, 2, 7। सेक्सुअल जेलसी इज ए थीम इन शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि हमें बताना है कि सेक्सुअल जेलसी इन चारों ऑप्शन में से किस ड्रामा में है। तो पहला है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, नहीं। द टेम्पेस्ट में, नहीं। ओथेलो, यस दिस इज अवर करेक्ट, यानी कि ओथेलो में शेक्सपियर ने सेक्सुअल जेलसी दिखाई है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, ओथेलो। क्वेश्चन इज सेक्सुअल possessiveness इज ए थीम ऑफ शेक्सपियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। तो चारों प्लेज में से सेक्सुअल possessiveness किस की थीम, किस नाटक में है शेक्सपियर के। पहला है हमारा कोरियोलोनस, दूसरा जूलियस सीजर, सी है हेनरी पार्ट 1 एंड डी इज द मिडसमर नाइट ड्रीम। सो जो सेक्सुअल possessiveness की थीम जो पाई जाती है शेक्सपियर की इन चारों नाटकों में से, वो है मिडसमर नाइट ड्रीम में, यानी कि मिडसमर नाइट ड्रीम इज आवर करेक्ट आंसर। थीम ऑफ द मिडसमर नाइट ड्रीम इज सेक्सुअल possessiveness। Next question is, his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man। So दोस्तों हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, ये किसके द्वारा और किसको कही गई है। हु इज़ द स्पीकर एंड अबाउट whom this spoken। So आवर करेक्ट आंसर इज मार्क एंटोनी ऑन सीजर, यानी कि ये जो लाइन है मार्क एंटोनी के द्वारा सीजर को कही गई है, सीजर के ऊपर कही है। जब सीजर वाज असैसिनेटेड, उसके बाद मार्क एंटोनी की स्पीच होती है तो वो सीजर के बारे में ये लाइन बोलते हैं। सो आवर आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइपनेस इज ऑल इज ए लाइन फ्रॉम। तो हमें बताना है दोस्तों कि राइपनेस इज ऑल, ये जो स्टेटमेंट है, जो लाइन है, ये किस नाटक से ली गई है, किस प्ले से ली गई है शेक्सपियर के। ए हैमलेट, बी किंग लियर, सी ओथेलो, डी मैकबेथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है किंग लियर। ये किंग लियर के द्वारा ही बोली गई हैं राइपनेस इज ऑल। तो आवर करेक्ट आंसर इज बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों हमें ये काल क्रमानुसार लगाना है, जो भी चारों इवेंट्स हुए हैं इनको पहले कौन सी घटना हुई है, यानी इसे कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि काल क्रमानुसार। सो हमारा इसमें आंसर है ए। पहले नंबर पे आती है फॉर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये पहली घटना है। नेक्स्ट कम टू द 3 कोक्सटन एंड द प्रिंटिंग प्रेस, यानी प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना हुई कोक्सटन के द्वारा। नेक्स्ट आता है एक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट टू इंग्लिश थ्रोन। तो इंग्लिश थ्रोन यानी कि अंग्रेजी सिंहासन पर जो है जेम्स फर्स्ट का ने पदभार संभाला। नेक्स्ट आता है लास्ट में द डेथ ऑफ शेक्सपियर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेथ ऑफ शेक्सपियर। सो हमारा आंसर है ए 4, 3, 2, 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें इनकी 92 डेट्स हैं, वो भी क्वेश्चन है हमारा। द ग्लोब थिएटर ओपन, यानी ग्लोब थिएटर कब शुरू हुआ। ये ग्लोब थिएटर कौन सी घटना किस ईयर में नाटकों का मेंशन किया करते थे। सो द सी इज़ द करेक्ट आंसर 1599, यानी कि ग्लोब थिएटर वाज ओपन इन 1599। सो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 93 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डंकन एल्डेस्ट सन। सो वी हैव टू टेल दैट डंकन्स का जो एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़ा बेटा है, उसका क्या नाम है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, मेलकॉम वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ डंकन।
And now we come to the question number 94. Which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overlapping ambition? तो शेक्सपियर का कौन सा नाटक है जो ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन कहा जाता है? दैट इज नोन एज मैकबेथ. सो मैकबेथ इज द करेक्ट आंसर, which is known as the tragedy of overlapping ambition. So overlapping means होता है एक के ऊपर एक. So this is our correct answer and Macbeth is the correct answer. एबओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ लेडी मैकबेथ रिवील्स इन, यानी कि जो एबओरिजिनल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है लेडी मैकबेथ का, जो मनोदशा है एबओरिजिनल, वो किस में दिखाया गया, किस सीन में दिखाया गया है? पहला है बैंक्वेट सीन, नंबर 2 पोर्टर सीन, नंबर 3 द स्लीप वॉकिंग सीन. यानी कि स्लीप वॉकिंग सीन में लेडी मैकबेथ को की जो मनोदशा है वो एबओरिजिनल दिखाई गई है. तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन है हमारा 97 क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब प्लॉट्स आर देयर इन एज यू लाइक इट? सो देयर आर 4 ऑप्शन 2 4 3 5. सो देयर आर 3 सब प्लॉट इन एज यू लाइक इट. सो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. ए सी इज द करेक्ट आंसर. तो पहला प्लॉट है द लव स्टोरी ऑफ सीलिया एंड ओलिवर. दूसरा सब प्लॉट है द लव स्टोरी ऑफ टजस्टैन एंड ऑड्रे. तो थर्ड सब प्लॉट लव स्टोरी ऑफ फेबे एंड सिल्वियस. सो दीज आर 3 सब प्लॉट्स इन द प्ले एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर. सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 98. तो क्वेश्चन है द रेसलिंग मैच इन एज यू लाइक इट शोज, यानी कि इन चारों ऑप्शन में जो रेसलिंग मैच होता है एज यू लाइक इट प्ले में वो क्या शो करता है, ये बताना है. तो ए ऑप्शन शेक्सपियर्स डिजायर टू अट्रैक्ट ऑडियंस फॉर. बी इंटेंशन टू प्लीज फ्रेडरिक एंड हिज फॉलोअर्स, यानी कि फ्रेडरिक और उसके जो अनुयायी हैं उनको खुश करने के लिए का इरादा है. एंड सी द रियल स्किल प्रैक्टिस बाय कॉम्बानेंट्स. सो ये सी इज आवर करेक्ट आंसर, रियल स्किल प्रैक्टिस बाय कॉम्बानेंट्स. यानी कि जो रियल स्किल को शो करना चाह रहा है. रेसलिंग मीन्स होता है कुश्ती करना, तो एज यू लाइक इट में जो कुश्ती करना है, यानी कि कला है, एक स्किल है. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99. द क्वेश्चन इज वी हैव टू टेल कि हमारा इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही स्टेटमेंट क्या है, विच इज़ ट्रू. द मेन प्लॉट ऑफ एज यू लाइक इट इज बोरोड फ्रॉम, यानी हमें बताना है कि एज यू लाइक इट जो प्ले है वो कहाँ से लिया गया है. तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है. ए मार्लोस हीरो एंड लेंडर, बी थॉमस लोज नोवेल रोजालिंड, सी थॉमस मोरलीज बुक ऑफ आयरिस, एंड डी इन्वेंटेड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी थॉमस लोज नोवेल रोजालिंड. यानी कि एज यू लाइक इट का जो सोर्सेज है प्ले का वो हमारा है थॉमस लोज के द्वारा लिखा गया नोवेल रोजालिंड, यानी रोजालिंड से लिया गया. रोजालिंड इसमें कैरेक्टर भी हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. हाउ डज रोजालिंड रेस्पॉन्ड टू ओर्लैंडो व्हेन ही contends that he will die unless she returns his love in as you like it. तो ये कहता है कि रोजालिंड, हाउ डज रोजालिंड रेस्पॉन्ड टू रोजालिंड ओर्लैंडो को क्या जवाब देती है जब वो अपना इरादा बताता है कि ही विल डाई, वो मर जाएगा, अनलेस सी रिटर्न हिज लव, अगर वो उसको वापस उसके पास नहीं आती है, उससे प्यार नहीं करती, उसका वापस प्यार नहीं मिलता. ये एज यू लाइक इट में. सो of this question is D.
शी assures him that no man ever died of love। मतलब कि जब ओर्लैंडो कहता है कि रोजालिंड का प्रेम अगर उसे नहीं मिला तो वह मर जाएगा, तो रोजालिंड कहती है कि प्रेम के लिए कोई आज तक कोई नहीं मरेगा। यह उसको विश्वास दिलाती है। शी assures him that no man ever died of love, यानी आज तक कोई प्रेम की वजह से कोई नहीं मरा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, ये दूसरा वीडियो था हमारा। ये 100 क्वेश्चन का के 2 वीडियो थे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। इफ यू हैव एनी queries, write in comment box